आज हम शिक्षा से जुड़े एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील मौजू पर बात करने वाले हैं। एक क्लासरूम में जो विविधता होती है उसके बारे में। नमस्कार। और हमारे पास एनसीईआरटी के दिशा निर्देशों पर आधारित कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स भी हैं। हाँ, जो खासतौर पर सीटेट जैसी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए हैं। बिल्कुल, पर ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये असल में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि एक शिक्षक हर बच्चे तक कैसे पहुंच सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सही बात है। तो चलिए इसे समझने के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए हम एक क्लासरूम में खड़े हैं, 30-40 बच्चे हैं। एक कोने में आयशा बैठी है जो घर पर एक अलग बोली बोलती है और स्कूल की हिंदी में थोड़ी कच्ची है। उसके बगल में रोहन है जिसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर है। वो घर का पहला बच्चा है जो स्कूल आया है। फिर एक लड़की है जिसे शायद ब्लैक बोर्ड ठीक से नहीं दिखता। तो एक शिक्षक के तौर पर हम कहाँ से शुरू करें? जब हम कहते हैं विविधता, तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसका असली मतलब क्या है? ये एक बेहतरीन शुरुआती बिंदु है, क्योंकि विविधता का मतलब सिर्फ भाषा या धर्म का अंतर नहीं है, जैसा ज्यादातर लोग समझते हैं। अच्छा। हाँ, एनसीईआरटी इसे बहुत ही व्यापक नजरिए से देखता है। इसमें बच्चे की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, यानी वो अमीर है या गरीब, हाँ, उसकी भाषा और संस्कृति, लिंग, जाति, जनजाति और सबसे जरूरी उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं या अक्षमताएं भी शामिल है। मतलब ये सब मिलकर एक क्लासरूम को असल में विविध बनाते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है इन सभी भिन्नताओं के बीच एनसीईआरटी एक बहुत शक्तिशाली विचार को केंद्र में रखता है, जो शायद हर शिक्षक के लिए एक मंत्र की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, और वो विचार है, हर बच्चा विशिष्ट है और सीखने में सक्षम है। ये छोटी सी लाइन, ये पूरी समावेशी शिक्षा की नींव है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। इसका मतलब है कि कोई कमजोर बच्चा नहीं होता। हर बच्चे में सीखने की क्षमता है। शिक्षक का काम उस क्षमता को बाहर लाने के लिए सही माहौल और सही तरीका खोजना है, न कि बच्चे पर सीख नहीं सकता का ठप्पा लगाना। ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। सही बात है। इसी से जुड़ा एक और बिंदु है। नोट्स में वंचित मतलब डिसएडवांटेज्ड और उपेक्षित यानी डिप्राइव्ड शिक्षार्थियों के बीच एक फर्क बताया गया है। आमतौर पर तो हम इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या इनमें कोई बारीक फर्क है जो एक शिक्षक को पता होना चाहिए? हाँ, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। इसे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्ची है मीना। वो स्कूल तो आती है, लेकिन वो अपने परिवार की पहली पीढ़ी है जो पढ़ रही है। अच्छा। उसके माता पिता बहुत मेहनती हैं, पर खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। तो घर पर उसे होमवर्क में कोई मदद नहीं मिलती। उसके पास संसाधनों की कमी है। मीना वंचित या डिसएडवांटेज्ड है। मतलब उसे वे अवसर नहीं मिले जो शायद दूसरे बच्चों को आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब उपेक्षित को समझिए। अब कल्पना कीजिए एक लड़के रवि की, जो स्कूल आने की उम्र में एक चाय की दुकान पर काम करता है। हाँ। उसे शिक्षा की बुनियादी सुविधा यानी स्कूल तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। वो शिक्षा व्यवस्था से पूरी तरह बाहर है। रवि उपेक्षित या डिप्राइव्ड है। तो फर्क ये है कि मीना व्यवस्था के अंदर तो है, पर उसे जरूरी सपोर्ट नहीं मिल रहा। हाँ, और रवि को तो व्यवस्था का दरवाजा ही नसीब नहीं हुआ। बिल्कुल सही। एक को सिस्टम में सपोर्ट चाहिए और दूसरे को सिस्टम में लाना ही पहली चुनौती है। ये तो इससे समझने का बहुत ही साफ तरीका है। पर यहीं पर एक आम धारणा है कि अगर कोई बच्चा जैसे मीना क्लास में अच्छा नहीं कर रही है तो शायद उसमें ही कोई कमी है। एनसीईआरटी इस सोच को कैसे देखता है? क्या वो इससे चुनौती देता है? वो इसे सिर्फ चुनौती ही नहीं देता, बल्कि पूरी तरह से खारिज कर देता है। एनसीईआरटी जोर देकर कहता है कि वंचना सामाजिक कारणों से होती है, बुद्धि की कमी से नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक क्रांतिकारी विचार है। अगर मीना पीछे है तो इसका कारण उसकी दिमागी क्षमता नहीं, बल्कि वे सामाजिक बाधाएं हैं जिनका वो सामना कर रही है, जैसे गरीबी, घर पर पढ़ाई का माहौल ना होना, या फिर स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होना। और यहीं पर वो बड़ा आइडिया आता है जिसका जिक्र हमारे नोट्स में है। असफलता बच्चे में नहीं, व्यवस्था में है। एग्जैक्टली। अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा, हमारा सिस्टम फेल हो रहा है जो उस बच्चे की जरूरतों को नहीं समझ पाया। मुझे याद है, मैंने एक बार एक बच्चे से पूछा कि वो होमवर्क क्यों नहीं करता। उसने बताया कि शाम को घर में सिर्फ एक ही बल्ब जलता है और वहां उसके पिताजी बैठकर हिसाब करते हैं।
उसे पढ़ने की जगह नहीं मिलती। उस दिन मुझे असल में समझ आया कि समस्या बच्चे में नहीं, उसकी परिस्थितियों में है। ये बात तो आंखें खोलने वाली है। हम्म तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया, उसके कारणों को भी जान लिया। तो इसका हल क्या है? क्या इन बच्चों के लिए अलग स्कूल होने चाहिए या कोई और रास्ता है? पहले यही सोचा जाता था कि जिन बच्चों को खास जरूरतें हैं उन्हें अलग विशेष स्कूलों में भेज दिया जाए। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। लेकिन अब इस सोच को बदल दिया गया है। इसका समाधान है समावेशी शिक्षा, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा। इसका सीधा सा मतलब है सभी बच्चों को उनकी हर तरह की भिन्नता के बावजूद एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ाना। ये कहता है कि हमें बच्चे को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चे के लिए सिस्टम को बदलना होगा। यही तो समानता है। तो फिर अलग से मदद क्यों? ये एक बहुत आम कंफ्यूजन है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए 3 अलग-अलग कद के बच्चे एक दीवार के पार क्रिकेट मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। समानता का मतलब है तीनों को एक ही साइज का 1-1 फुट का स्टूल दे देना। जो सबसे लंबा है वो तो आराम से देख लेगा, जो बीच का है शायद थोड़ा देखे, लेकिन जो सबसे छोटा है उसके लिए वो स्टूल ना काफी होगा, वो अभी भी नहीं देख पाएगा। सही बात है। अब आती है समता, इक्विटी। समता का मतलब है हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से स्टूल देना। सबसे लंबे वाले को शायद स्टूल की जरूरत ही नहीं है, बीच वाले को 1 फुट का और सबसे छोटे वाले को 2 फुट का स्टूल देना, ताकि तीनों बराबर आकर मैच देख सके। बिल्कुल। समावेशी शिक्षा इसी समता पर आधारित है। सबको एक जैसी चीज देना नहीं, बल्कि सबको सफल होने का बराबर मौका देना, चाहे उसके लिए किसी को अतिरिक्त मदद ही क्यों ना देनी पड़े। ये बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक शिक्षक जिसके क्लास में 40-50 बच्चे हैं, वो ये सब करेगा कैसे? क्या ये व्यवहारिक है? ये तो लगभग असंभव लगता है। ये सवाल बहुत जरूरी है और एकदम जायज है, और इसका जवाब परफेक्ट होने में नहीं, प्रैक्टिकल होने में है। कोई भी शिक्षक रातों रात सब कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन कुछ तरीके हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला और सबसे बुनियादी काम है एक सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाना। एक ऐसी क्लास जहां आयशा को अपनी बोली बोलने में शर्म ना आए और रोहन को ये बताने में झिझक ना हो कि उसे कुछ समझ नहीं आया, जहां बच्चों को पता हो कि उनका मजाक नहीं उड़ेगा। और पढ़ाने के तरीकों में क्या बदलाव लाया जा सकता है? यहाँ एनसीईआरटी कुछ खास रणनीतियों की बात करता है। पहली है विभेदित शिक्षण, यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 40 बच्चों के लिए 40 अलग-अलग लेसन प्लान बनाएं। इसका मतलब है लचीलापन। हो सकता है आप एक ही विषय पर कुछ बच्चों को 2 सवाल दें और कुछ को 4, या किसी बच्चे को जवाब लिखकर लाने को कहें और किसी दूसरे को चित्र बनाकर समझाने को कहें। लक्ष्य एक ही है, पर रास्ते अलग-अलग। मतलब एक ही साइज की टोपी सबको पहनाने की कोशिश ना करना। बिल्कुल। दूसरी रणनीति है गतिविधि आधारित शिक्षा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। मतलब बच्चों को करके सीखने के मौके देना, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो किताबी भाषा में संघर्ष करते हैं, उनके लिए बहुत कारगर है। नोट्स में सहपाठी शिक्षण का भी जिक्र है, पेयर लर्निंग। ये वंचित बच्चों के लिए खास तौर पर प्रभावी कैसे हो सकता है? ये बहुत शक्तिशाली तरीका है। जब बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं तो 2 चीजें होती हैं। जो बच्चा सिखा रहा है उसकी अपनी समझ और मजबूत होती है, और जो बच्चा सीख रहा है वो अक्सर शिक्षक से पूछने के बजाय अपने दोस्त से बिना झिझक के सवाल पूछ लेता है। अच्छा, ये बात तो सही है। हाँ, वंचित बच्चों में अक्सर आत्मविश्वास की कमी और शिक्षक से सीधे सवाल पूछने में एक डर होता है। सहपाठी शिक्षण उस डर और झिझक को तोड़ता है। ठीक है, हमने पढ़ाने का तरीका तो बदल दिया, पर फिर इन बच्चों को तौलेंगे तो उसी पुरानी परीक्षा प्रणाली से? साल के अंत में 3 घंटे का एक इम्तिहान जो सिर्फ रटने की क्षमता को जांचता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, और स्रोत इस पर बहुत स्पष्ट हैं। एनसीईआरटी एक बार की परीक्षाओं की जगह सतत और व्यापक मूल्यांकन की वकालत करता है, CCE। ये CCE क्या भला है? सुनने में बहुत भारी लगता है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक क्रिकेट कोच सिर्फ फाइनल मैच का स्कोर नहीं देखता। से काम करता है, उसकी रचनात्मकता कैसी है, सवाल कैसे पूछता है,
ये बच्चे पर से परीक्षा का डर हटाता है। अकादमिक सहायता के अलावा मुझे लगता है भावनात्मक सहयोग का भी इसमें बड़ा रोल होगा। इन बच्चों के आत्मविश्वास का क्या, जो शायद समाज या कभी-कभी स्कूल में भी भेदभाव झेलते हैं? ये सबसे जरूरी पहलुओं में से एक है। अक्सर इन बच्चों के मन में ये बात बिठा दी जाती है कि वे कम हैं। यहाँ शिक्षक की एक छोटी सी शाबाशी, एक सकारात्मक टिप्पणी जादू का काम कर सकती है। ये यकीन दिलाना कि तुम कर सकते हो, उनकी पूरी दुनिया बदल सकता है। लेकिन ये सिर्फ एक शिक्षक की जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती। एक अकेला टीचर पूरे सिस्टम से कैसे लड़ेगा? अब बिल्कुल सही है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसीलिए तो मिड डे मील योजना, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म जैसी सरकारी योजनाएं हैं, ताकि गरीबी शिक्षा में बाधा ना बने। और कानूनी तौर पर भी तो कुछ है। हाँ, कानूनी तौर पर हमारे पास शिक्षा का अधिकार यानी RTE अधिनियम 2009 है, जो ये सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। यह शिक्षा को एक अधिकार बनाता है, कोई एहसान नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो सार यही है कि एक विविध क्लासरूम को पढ़ाने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं है। इसके लिए एक ऐसी सोच चाहिए जो समता पर आधारित हो, पढ़ाने के तरीके लचीले हों और बच्चों को भावनात्मक रूप से सहारा दिया जाए। बिल्कुल। और यहाँ NCERT का वो कथन फिर से याद करना जरूरी है, जो हर शिक्षक, माता-पिता और नीति निर्माता को अपनी दीवार पर लिखकर टांग लेना चाहिए। असफलता बच्चे में नहीं, व्यवस्था में है। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, अगर एक बच्चा फेल हो रहा है तो हमें बच्चे को दोष देने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि हमारी शिक्षण व्यवस्था में कहाँ कमी रह गई। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अंत में वो एक लाइन जो इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, एक अच्छा शिक्षक बच्चे के लिए व्यवस्था को बदलता है, न कि व्यवस्था के लिए बच्चे को। शिक्षक का काम नियमों के पीछे छिपना नहीं, बल्कि बच्चे की जरूरत के हिसाब से रास्ते खोजना है। ये सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली वाकई हर बच्चे की जरूरतों के लिए डिजाइन की गई है, या ये सिर्फ एक खास तरह के मानक शिक्षार्थी को ही सफल होने में मदद करती है। और अगर ऐसा है तो एक शिक्षक, माता-पिता या समाज के सदस्य के रूप में उस व्यवस्था को हर बच्चे के लिए ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में हमारा पहला छोटा कदम क्या हो सकता है?